बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पीछे वाला लेक्चर ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स 3 डिस्कस किए थे। बाकी 2 जो रहते थे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये देखें, टिक के निशान से ज़ाहिर किया गया है कि ब्रोंकाइटिस, एफिसीमा, निमोनिया, ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम अस्थमा और उसके साथ साथ लंग कैंसर डिस्कस करेंगे। अब अस्थमा काफ़ी लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि अस्थमा की बीमारी होती है, ठीक है, जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, ठीक है। ये एलर्जिक रिएक्शन है। इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर बाकायदा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से नैरोइंग ऑफ ट्यूब हो जाती है। यानी उन नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स जब होती है तो कंस्ट्रिक्शन पाथवे क्रिएट हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी उसका रास्ता बिल्कुल कम हो जाता है। अब ये होता किसकी वजह से है? ये एलर्जी कॉजिंग एजेंट होते हैं। डस्ट हो सकती है, स्मोक, परफ्यूम, पोलन्स, ठीक है, ये तमाम इस अस्थमा का सबब बन सकते हैं। हम देख लेते हैं। देखें, अस्थमा इज ए फॉर्म ऑफ एलर्जी in which there is a inflammation of the bronchi, more mucus production and narrowing of the airways। अब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन है, किसके अंदर? ब्रोंकाई, लेकिन उसके साथ साथ नैरोइंग ऑफ द पाथवे हो जाता है, यानी एयर उधर से अच्छी तरह एयर उधर से इजीली गुजर नहीं सकती। इन अस्थमा द पेशेंट the bronchi and bronchioles become sensitive to different allergens। अब ये सेंसिटिव अस्थमा के अंदर जो पेशेंट होता है, ये सेंसिटिव होता है डिफरेंट एलर्जेंस, यानी एलर्जिक रिएक्शन जब क्रिएट होता है उसके सबब बनते हैं कॉजिंग फैक्टर्स जो एलर्जी काज करते हैं। एलर्जी काजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स एंड पोलन्स एटसेट्रा। ये तमाम क्या है? एलर्जी काजिंग एजेंट है जो अस्थमा का सबब बनते हैं। अब when exposed to any of such allergens, the sensitive airways show immediate and excessive response of constriction। जब ये तमाम हमने कहा है कि सेंसिटिव काजिंग एजेंट हो सकते हैं, इसमें अस्थमा के मरीज के लिए जो ब्रोंकाई के अंदर जो रास्ता होता है बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, बिल्कुल नैरो हो जाता है, यानी हवा के गुजरने का कोई रास्ता नहीं रहता है। In this condition the patient feel difficulty in breathing। अब इस कंडीशन के अंदर जो पेशेंट होगा वो डिफिकल्टी महसूस करेगा, यानी वो क्या है? मुश्किल महसूस करेगा सांस लेने के लिए, ठीक है। अब हम अगर बात करें सिम्टम्स की, अब इसके अस्थमा के सिम्टम्स क्या हो सकती हैं कि वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब इसकी जो सिम्टम है पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी शार्टनेस स्पेशली विद एक्सर्शन और एट नाइट, रात के वक्त सांस लेने में दुश्वारियां होती है और सांस जो लेते हैं उसका जो ड्यूरेशन होता है वो भी बिल्कुल कम हो सकता है। विजिंग स्टार्ट हो जाती है, थरथराहट की आवाज आनी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। विजलिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग, और उसके साथ साथ जब आप ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो सीने के अंदर क्या है? विजलिंग साउंड में रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। एक अजीब सी आवाज निकलती है सीने से जब सांस लेते हैं। ये ज्यादातर पॉसिबल होता है एट नाइट टाइम। कफ एंड चेस्ट टाइटनेस, और उसके साथ साथ खांसी स्टार्ट हो जाती है, और जो चेस्ट है, चेस्ट यानी छाती, वो टाइट हो जाती है। ये तमाम अस्थमा के सिम्टम्स में आता है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसके अंदर हम इनहेलर्स यूज करते हैं। ये इनहेलर्स क्या करता है? ब्रोंकाई के अंदर जो कंस्ट्रिक्ट पाथवे क्रिएट हो चुका था, वो कंस्ट्रिक्ट पाथवे को ये इनहेलर्स क्या है? ओपन कर देता है, यानी वो रास्ता ओपन हो जाता है। तो जब रास्ता ओपन हो जाता है तो सांस इजीली बंदा ले सकता है। देखें, द केमिकल with ability to dilate the bronchi and bronchioles are used in the treatment of asthma, ठीक है। वो ट्रीटमेंट किस तरह पॉसिबल हो सकता है? सच मेडिसिन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स। अब इस अस्थमा के अंदर जो मेडिसिन है वो किस फॉर्म के अंदर है? इनहेलर्स के फॉर्म के अंदर। ये स्प्रे होती है जो मुंह के अंदर मारते हैं, जिसकी वजह से वो जो बंद नालियां होती हैं वो खुल जाती है, सांस इजीली आ सकता है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने जो बात की है कि ये ब्रोंकाई है,
अगर हम इसके अंदर ये एलर्जेंट्स हैं, एलर्जी काजिंग एजेंट है, एलर्जी काजिंग एजेंट है, ठीक है। वो पोलन हो सकते हैं, स्मोक हो सकती है, कोई भी परफ्यूम हो सकता है जिसकी वजह से इधर क्या इन्फ्लेमेशन आएगी, ठीक है। ब्रोंकस के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन आएगी। इन्फ्लेमेशन आने के साथ साथ इसका जो ये जो अंदरूनी पाथवे है, ये अंदरूनी जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ये देखें कंस्ट्रिक्ट हो चुका है। और उसके साथ साथ इसमें, ठीक है, ये देखें पस भी है ना, स्टार्टिंग म्यूकस, यानी म्यूकस भी इधर, ये देखें म्यूकस ने वो रास्ता बिल्कुल फिल कर दिया था जो थोड़ा सा रह चुका था। ये कंस्ट्रिक्ट रास्ता, अब इसको किस तरह खोला जाएगा कि इसके लिए आप इनहेलर यूज करते हैं तो ये दोबारा क्या म्यूकस इधर उधर हो जाता है, तो ये रास्ता ओपन हो जाता है, तो इजीली आप सांस ले सकते हैं। ये था टोटल अस्थमा का। अब नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं लंग कैंसर। अब फिफ्थ वन, लास्ट वन जो आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो लंग कैंसर है। लंग कैंसर यानी जो लंग्स का कैंसर होगा वो लंग्स का कैंसर, डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। जो आप लंग्स के कैंसर के लिए यानी स्मोकिंग वगैरह जो करते हैं उनके अंदर लंग कैंसर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स, ठीक है। ये देखें लंग कैंसर, लंग कैंसर इज ए डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन इन द टिश्यू ऑफ द लंग। अब ये देखें सेल डिवीजन होनी है, लेकिन ये सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड होगी किसके अंदर, टिश्यू ऑफ द लंग्स। लंग्स के टिश्यू के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी तो इसके इसके नतीजे में बहुत ज्यादा बंदे को तकलीफ भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर्स। अब जो सेल होंगे वो बाकायदा किसी भी किस्म के तहत डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी। मसल सेल डिवाइड होते रहेंगे और उसके साथ साथ क्या बना देंगे, ट्यूमर्स बना देंगे। द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यू बियॉन्ड द लंग्स। अब ये जो सेलुलर ग्रोथ होगी, ये जो नॉर्मल सेल होंगे, एडजेसेंट नॉर्मल सेल, उनके ऊपर भी इन्वेड करेंगे यानी हमला करेंगे, और उनके अंदर भी क्या है, यही क्या कैंसर का सबब बनेंगे। अब आपको पता होना चाहिए ट्यूमर्स दो तरह की होती है, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब इसके अंदर जो ट्यूमर पॉसिबल होगा वो मैलिग्नेंट, यानी एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू पर वो इन्वेड हो रहा है। लंग्स कैंसर के अंदर बाकायदा जो कैंसर है वो उसमें एक सेल डिवाइड करता है, वो डिवीजन उसकी कंटिन्यूसली होती है अनकंट्रोल, लेकिन जो नॉर्मल सेल होते हैं उनके ऊपर भी वो क्या है, अटैक कर देता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये तकरीबन जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमने डिस्कस किए हैं उनके अंदर, तमाम के अंदर ये बात हमने कही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग यानी खांसी स्टार्ट हो जाती है, इंक्लूडिंग कफिंग अप ब्लड। और उसके साथ साथ जब खांसी होती है उस खांसी के साथ साथ ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है लंग्स कैंसर के मरीज को, ठीक है। एंड वेट लॉस, और वेट भी कम हो जाता है। ये थी उसके सिम्टम्स। अगर हम देखें इसके काजेज क्या हो सकते हैं, यानी लंग्स कैंसर के वो काजेज, मेन काजेज इसका स्मोकिंग, ठीक है। द मेन काजेज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस। अब कार्सिनो कैंसर काजिंग एजेंट जो होते हैं वो कार्सिनोजेंस कहलाते हैं। अब कार्सिनोजेंस किधर से आएंगे, सिगरेट स्मोकर से, जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, सिगरेट पीते हैं, वो ज्यादातर कार्सिनोजेंस लेते हैं। अब देखें कार्सिनोजेंस यानी सच एज दोज इन सिगरेट स्मोक, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड वायरल इन्फेक्शन। आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है और उसके साथ साथ वायरल इन्फेक्शन इसका कॉज बन सकते हैं, किसका, लंग्स कैंसर का। यानी कार्सिनोजेंस, रेडिएशंस और वायरल इन्फेक्शन। वायरल के इन्फेक्शन यानी वायरस के इन्फेक्शन की वजह भी लंग कैंसर पॉसिबल हो सकता है। स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर। मैंने आपको पहले कहा था कि मेन कॉज जो है लंग कैंसर का वो है स्मोकिंग। द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर। अब जो लंग्स का कैंसर है वो नॉन स्मोकर के अंदर इसका रिस्क बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो स्मोकिंग करते हैं। अब सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 50 नॉन कार्सिनोजन। अब जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके अंदर जो वो क्या है, 50 नॉन कार्सिनो, 50 टाइप डिफरेंट टाइप्स के क्या है,
कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी सिगरेट काजिंग करने वाले एजेंट्स होते हैं। 50 डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, कैंसर काज करने वाले एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सिगरेट पीते हैं उनको ज्यादा चांस होता है एज कम्पेयर टू लंग कैंसर का, एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स, ठीक है। अब उसके साथ साथ पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, एक बंदा तो सिगरेट पी ही रहा है, ठीक है, वो उसका आदी है, लेकिन जो बंदा सिगरेट नहीं पी रहा, वो उसके पास खड़ा है, उसको उसका ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि जो पी रहा है उसने अपने आप को उस सिगरेट के मुताबिक डाल लिया है, उसका इम्यून सिस्टम उसके मुताबिक डाल चुका है। लेकिन जो बंदा पास खड़ा है, वो क्या है, वो भी उसी का धुआं ले रहा है, उसको उस स्मोकिंग का जो है ज्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है। अब स्मोकिंग से ज्यादा इफेक्ट पैसिव स्मोकिंग में होगा, वो बंदा जो सिगरेट नहीं पीता लेकिन उसके अंदर धुआं जा रहा है, जो बंदा सिगरेट पी रहा है, ठीक है, इसकी वजह से उसके अंदर उस कार्सिनोजेंस का ज्यादा इफेक्ट होगा। देखें, पैसिव स्मोकिंग, द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम एन अदर पर्सन, ठीक है, इसके अंदर इनहेलेशन ऑफ स्मोक होगी किसी भी दूसरे पर्सन की, इज आल्सो ए कॉज ऑफ लंग कैंसर, और ये सबब बनेगी किसका, लंग्स कैंसर का, ठीक है। द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ सिगरेट इज मोर डेंजरस देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। अब देखें, हम जो कुछ बंदे सिगरेट पीते रहते हैं उसके एंड तक लगे रहते हैं, लेकिन एंड तक जो उसके क्या है वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। देखें, द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ सिगरेट इज मोर डेंजरस देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड, ठीक है। बर्निंग एंड जो होगा सिगरेट इज मोर डेंजरस देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड, और उसके एंड तक। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी पॉसिबल कोशिश की है कि कैंसर से बचा जा सके, ठीक है, यानी लोगों के अंदर आगाही फैलाई जाए, ठीक है, उनको बताया जाए कि कैंसर के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है। देखें, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉल्ड फॉर गवर्नमेंट टू स्टॉप तंबाकू एडवर्टाइजिंग टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप स्मोकिंग, ठीक है, इन्होंने शऊर लाया है, ठीक, और उसके साथ साथ, ठीक है, यंग पीपल के अंदर कि उनके अंदर ये पॉसिबल हो सकता है, वो स्मोकिंग करेंगे, उनके अंदर ज़्यादा लंग कैंसर हो सकता है। आज का लेक्चर हमारा इधर ही तक था, ठीक है, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, बहुत शुक्रिया।